नमस्कार दोस्तों, मैं टिक्कम चंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे स्टोन एज के बारे में। कल अपन ने स्टोन एज का डिवीजन पढ़ा। इसके बाद में आज अपन चलते हैं थोड़ा आगे। अपन देखते हैं स्टोन एज में और क्या देखने को मिलता है अपन को, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कल अपन ने स्टोन एज को 3 भागों में बांटा था पिछली क्लास में। तो वो था आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा था आपका नव पाषाण काल। देखिए, इनकी अवधि कब कब देखी गई है, तो ये पुरातात्विक अनुमान के आधार पर ये अवधि है। तो ध्यान रखना, ये पुरापाषाण काल आपका 2 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड जो रहा है वो पूरा पाषाण काल का रहा है। और मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा है आपका, ये 6,000 ईसा पूर्व तक रहा है। और ये आपका 6,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1,000 ईस्वी तक चलता रहा। ठीक है, अभी आप ये सोचोगे कि सर 1,000 ईस्वी तक तो लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक तो सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आ गई थी। तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ भी स्टोन एज के प्रमाण दिखाई देते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूर्ण रूप से धातु के औजारों का इस्तेमाल करना प्रारंभ नहीं कर दिया था। वो अपने साथ कुछ पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते थे। अपन को बड़ी मात्रा में नवपाषाणकालीन पत्थरों के औजार सिंधु सभ्यता के स्थलों से भी मिलते हैं। इसका एक कारण ये भी रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इन्हीं नवपाषाणकालीन अवशेषों पर विकसित हुई है। तो इनके अवशेष लंबे टाइम पीरियड तक देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व, जो कि राजस्थान नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध विद्वान है पप्पू सिंह प्रजापत, उनके प्राचीन इतिहास की बुक से ये सोर्स उठाए हैं मैंने। ठीक है, ये जो तिथियां हैं जो कि एनसीईआरटी पर आधारित बेस्ड है, तो घबराए नहीं। ये जो आपको डेट दी गई है वो वैसे तो ज्यादातर यहां पर से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं कभी भी, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो अनुमानित ये इतना जरूर ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान रखना, आप जो पुरापाषाण काल है वो भूगर्भ वैज्ञानिक की कौन सी अवधि संबंधित है, तो प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल नहीं, युग, प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। ध्यान रखना, ये जो आपके पुरापाषाण कालीन जो अवधि है वो कौन से युग से संबंधित है, प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। दूसरा देखो, जो आपकी मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन जो टाइम पीरियड रहा है वो किससे संबंधित रहा है, ये हेलोसीन युग से। किससे, हेलोसीन युग से संबंधित रहे हैं। भूगर्भ विज्ञान की पूछा जा सकता है भाई पुरापाषाण कालीन जो टाइम पीरियड है वो भूगर्भ विज्ञान की कौन सी अवधि से संबंधित रहा है, तो वो कौन सी संबंधित अवधि से संबंधित है, तो प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। बल्कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो अवधि है वो किस युग से संबंधित है, हेलोसीन युग से संबंधित है। ये तो था आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का काल डिवीजन। अब देखिए, इस पुरापाषाण काल को, किसको, इस पुरापाषाण काल को भी विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। और 3 भागों में बांटने वाला विद्वान कौन था, तो ये चीज ध्यान से सुनना। प्रसिद्ध विद्वान एडवर्ड लार्टेट ने, प्रसिद्ध विद्वान एडवर्ड लार्टेन ने
पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? प्रसिद्ध विद्वान एडवर्ड लार्टेड ने क्या किया, पूरा पाषाण काल को, यानी जो आपका पूरा पाषाण काल है उसको कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग वो तीन? तो आपका हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, व उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, वैसे तो ये आपको पहले पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन इसका टाइम पीरियड नहीं बताया था, तो आज एक बार ये टाइम पीरियड जरूर पता होना चाहिए। जो पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक रहा और किस भूवैज्ञानिक अवधि से संबंधित है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कब से कब तक रहा और किस भूवैज्ञानिक अवधि से संबंधित है। फिर इसी पूरा पाषाण काल को प्रसिद्ध विद्वान एडवर्ड लार्टेड ने पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में बांट दिया। और बांटने का आधार क्या था? जो पत्थर के औजार थे उनमें भिन्नता के आधार पर बांटा गया। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसी पूरा पाषाण काल के इस तीनों पार्टों को एक एक करके पढ़ेंगे और राजस्थान में इनके कैसे कहां से अवशेष मिले हैं उनको भी देखेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान रखना, निम्न के साथ साथ पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व भी नाम दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो ये एडवर्ड लार्टेड का तीन भागों में डिवीजन था। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। अब देखिए आगे देखते हैं अपन, राजस्थान में इसके कहां से अवशेष मिले हैं, किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं, इनके औजार कैसे थे, वो एक एक करके अपन चीजें देखेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य कब प्रारंभ हुआ। ये बहुत पहले भी पढ़ा है अपन ने, एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय तो प्रसिद्ध विद्वान एसीएल कार्लाइल को दिया जाता है, क्योंकि एसीएल कार्लाइल ने राजस्थान में दौसा क्षेत्र में सबसे पहले 1873 की अवधि में क्या किया, यहाँ पर दौसा की पहाड़ियों में क्या किया, पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया और यहाँ से कुछ पाषाण औजार, स्टोन एज से संबंधित औजार और महापाषाणिक यानी जो मेगालिथ है उससे संबंधित प्रमाण खोजे। लेकिन वैसे ये माना जाता है कि राजस्थान में महापाषाण के अवशेष नहीं मौजूद है, लेकिन केवल एसीएल कार्लाइल द्वारा दी गई विवरणों से यह पता चलता है कि संभवतः ये क्षेत्र भी राजस्थान भी क्या रहा है, मेगालिथ से संबंधित रहा है। तो देखिए अपन देखते हैं एक एक करके। राजस्थान में पुरातत्व के सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम एसीएल कार्लाइल द्वारा 1871 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1871 ईस्वी में किया गया। और कहाँ किया गया? इसने दौसा के आसपास के क्षेत्र में क्या किया, वहां की पहाड़ियों में इसने पाषाण कालीन औजार खोज निकाले। ठीक है, तो राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? एसीएल कार्लाइल को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल
व आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन। राजस्थान में अपन ये पढ़ते हैं कि राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल का विभाजन क्या है, क्योंकि आपको एक विशेष रोचक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो पहले अपन काल विभाजन करते हैं। राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल के लेकर आदि ऐतिहासिक काल तक किस किस प्रकार की सभ्यताओं के चरण दिखाई देते हैं, तो वो देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से अपन को स्टोन एज दिखाई देता है सबसे पहले। तो स्टोन एज में सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। फिर आता है आपका पुरापाषाण काल के तीनों पार्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर पुरापाषाण काल के बाद में आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद में आपका सीधा आता है क्या, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद में आता है आपकी कांस्य युग। फिर कांस्य युग के बाद में आता है आपका लोह युग, ठीक है। ये राजस्थान में ये पुरापाषाण काल, पूर्व यानी निम्न मध्य व उच्च। अब आप एक चीज नोट करना, मैंने यहां पर नवपाषाण काल नहीं लिखा है। नवपाषाण काल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक विद्वानों द्वारा की गई खोजबीन है, उस खोजबीन से नवपाषाण काल के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं देखे गए हैं। यहां पर राजस्थान में क्या हुआ है, मध्यपाषाण काल के बाद में सीधा क्या दिखाई देता है अपन को, ताम्रपाषाण कालीन अवशेष दिखाई देते हैं। यह राजस्थान के इतिहास में या पुरातात्विक इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है, केवल राजस्थान के इतिहास में। क्योंकि आप राजस्थान के अलावा अगर भारत का इतिहास देखोगे तो भारत के इतिहास में स्टेप बाय स्टेप आपको पुरातात्विक साक्ष्य नजर आएंगे। केवल राजस्थान का जो इलाका है वहां पर क्या दिखाई देता है, वहां पर नवपाषाण कालीन अवशेष बहुत कम, अपवाद स्वरूप कुछ मात्रा में मिले हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में क्या मिले हैं, नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो ऐसे में यहां पर सबसे पहले स्टार्ट होगा पुरापाषाण काल, जिसको तीनों चरणों के अवशेष दिखाई देते हैं अपन को, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तीनों चरणों के अवशेष दिखाई देते हैं। जो मेसोलिथिक ये एज है मध्यपाषाण काल, इसके राजस्थान में बहुत ही दो महत्वपूर्ण स्थल है जिनका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीधा क्या दिखाई देता है मन को, नवपाषाण के स्थान पर ताम्रपाषाण दिखाई देता है। कहां पर, राजस्थान के इतिहास में। तो एक चीज नोट करना, राजस्थान के इतिहास में नवपाषाण काल का इतिहास स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में मध्यपाषाण काल के बाद में सीधा ताम्रपाषाण के अवशेष दिखाई पड़ते। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान के इतिहास में नवपाषाण काल का इतिहास स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर
विद्वान ये नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर अपवाद स्वरूप एक या दो जगह से ऐसे प्रमाण मिले हैं, लेकिन राजस्थान में नवपाषाण कालीन काल का स्तर आया ही नहीं। इसी कारण राजस्थान में सीधा अपन को क्या दिखाई देता है, मध्य पाषाण काल के बाद तुरंत कौन से अवशेष दिखाई देते हैं अपन को, ताम्र पाषाण काल के अवशेष दिखाई देते हैं। राजस्थान के इतिहास की, पुरातात्विक इतिहास की या प्रागैतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है, यही रही है। यानी यहां पर नवपाषाण काल के कोई प्रमाण नहीं है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सीधा यही पूछेगा कि राजस्थान में निम्न में से किसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो जरूर ध्यान रखना, नवपाषाण काल के कोई पुरातात्विक साक्ष्य राजस्थान से नहीं मौजूद मिले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। अब देखिए, तो अपन को एक महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आया कि राजस्थान में नवपाषाण काल को मान्यता नहीं मिली है। इसी प्रकार राजस्थान में एक और प्रागैतिहासिक अवधि को मान्यता नहीं मिली है। देखिए, इसी प्रकार देखो एसीएल कार्लाइन ने क्या किया, जैसे राजस्थान में एसीएल कार्लाइन ने पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया था सबसे पहले, और इसी अन्वेषण के तहत राजस्थान में महापाषाण काल यानी मेगालिथिक एज के, राजस्थान में महापाषाण काल के प्रमाण भी अस्पष्ट है। क्या है, राजस्थान में भी महापाषाण कालीन प्रमाण क्या है, अस्पष्ट है। लेकिन एसीएल कार्लाइल ने 1871-73 के दौसा में किए गए सर्वेक्षण में महापाषाणिक समाधि स्थल खोज निकाली। एसीएल कार्लाइन ने क्या किया, जो कि पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था सबसे पहले, तो इन्होंने 1871 से 73 की अवधि में क्या किया, दौसा उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य किया। इसी सर्वेक्षण के कार्य में क्या हुआ कि उन्होंने पाषाण कालीन, स्टोन कालीन औजार तो प्राप्त किए, इसके साथ ही उन्होंने महापाषाणिक यानी मेगालिथिक एज के महापाषाण यानी पत्थर से बड़ी बनी हुई समाधियां खोज निकाली। अब ये आप पूछोगे सर महापाषाण क्या है, तो महापाषाण देखो भारत के इतिहास में महापाषाण भारत के इतिहास में 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसा पूर्व, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, भारत के एक बड़े क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति अस्तित्व में आई। इस समय के लोगों ने क्या किया, समाधियों बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, समाधि बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, समाधि बनाने के लिए उस समाधि के चारों ओर क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों को क्या कर दिया, लगा दिया सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रकार की जो समाधियां मिली है, जो बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई थी, ठीक है, स्तूप नुमा वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स बनाई गई थी उनकी,
तो उन्हें क्या कहा गया, महापाषाण कहा गया। क्योंकि अपन देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्योंकि जो समाधियां हुआ करती थी वो जमीन में गाड़ के बनाई जाती थी और उनके ऊपर कुछ किसी प्रकार का क्या नहीं किया जाता था, पत्थर वगैरह नहीं रखे जाते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड के लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े लार्ज स्टोन क्या रख दिए, इनके पास में रखे। ठीक है, इस कारण इनको क्या कहा गया, महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। और ये कब से कब तक रही, 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसा पूर्व तक रही। क्या था, बड़े बड़े स्टोनों से समाधियां बनाई गई, इसलिए इस काम टाइम पीरियड को क्या कहा गया, महापाषाण कहा गया। लेकिन राजस्थान में महापाषाण काल का चरण स्पष्ट प्रमाण नहीं देता है। केवल और केवल एसीएल कार्लाइल कहता है कि मैंने जब 1871 से 73 के मध्य दौसा का दौरा किया, दौसा का सर्वेक्षण किया, तो उस समय मेरे को स्टोन एज में जो पाषाण के औजार थे वो भी मिले और उसके साथ में महापाषाणिक समाधि स्थल भी प्राप्त हुए। और वो कौन कौन सी समाधि स्थलों की चर्चा करता है, देखो इस समाधियों में भी अलग अलग प्रकार की समाधियां करती थी, जैसे संगोरावर्त, मैनहिल और मिट्टी का टीला। इसने इस 3 प्रकार की चीजें देखी वहां पर, क्या क्या, संगोरावर्त, मैनहिल और मिट्टी का टीला, 3 प्रकार की महापाषाणिक समाधियां देखी, किसने, एसीएल कार्लाइल ने। लेकिन फिर भी विद्वान ये मानते हैं कि राजस्थान में महापाषाणिक चरण अस्तित्व में ही नहीं आया। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो था राजस्थान में महापाषाण के काल के बारे में। तो अपन ने 2 चीज देख ली, राजस्थान में 2 ऐसे काल जिनके प्रमाण अपन को मौजूद नहीं है, यानी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पहला है नवपाषाण काल, पहला तो क्या है राजस्थान में, अब मैं लिख सकता हूं मोटे तौर पर कि राजस्थान में नवपाषाण काल व महापाषाण काल के स्पष्ट प्रमाण नहीं नजर आते। क्या नहीं नजर आते, इन 2 चीजों के स्पष्ट प्रमाण नजर नहीं आते। आने चाहिए थे, क्योंकि राजस्थान भी उसी इतिहास का एक हिस्सा रहा है, उसी कालावधियों से गुजरा है, तो ऐसे में इनके प्रमाण भी नजर आने चाहिए थे। राजस्थान में जब आपको पूरा पाषाण कालीन, इन पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक आपका स्टोन एज के बारे में, और मिसोलिथिक स्टोन एज के बारे में, और नियोलिथिक और महापाषाण यानी मेगालिथ के बारे में कोई प्रमाण अपने पास नहीं है, यानी इसकी स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो इन 2 चीजों को आप जरूर ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो। यस, अब देखिए आगे, पहला टाइम है अपना पूरा पाषाण काल। अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन, पूरा पाषाण काल, एक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं अपन। पूरा पाषाण काल, इसको अपन बोलेंगे पेलियोलिथिक एज, ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल। कौन सा काल, पूरा पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल क्यों महत्वपूर्ण रहा है, इसके बारे में अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है, इस समय का मानव कैसा था, कौन सी प्रजाति का था, उसने किस प्रकार के औजार बनाए, वो देखते अपन। तो देखिए इस पूरा पाषाण काल को विद्वान ज्यादातर, यानी इस काल को ओल्ड स्टोन एज, इस काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। विद्वान पूरा पाषाण काल को यानी पैलेलिथिक एज को क्या कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। देखिए इस टाइम का मनुष्य, यानी इस समय का मनुष्य
निग्रिटो प्रजाति का था। किस प्रजाति का था? निग्रिटो प्रजाति का था। इस समय का जो मनुष्य था, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि पूरा पाषाणकालीन मनुष्य किस प्रजाति का था? तो निग्रिटो प्रजाति का था। किस प्रजाति का था? निग्रिटो प्रजाति का था। इस समय के मनुष्य ने पत्थर यानी पाषाण के औजार बनाना प्रारंभ किया। इस समय के मानव ने क्या किया? इस समय के मनुष्य ने पत्थर यानी पाषाण के औजार बनाना प्रारंभ कर दिया, और बड़ी मात्रा में पाषाण यानी स्टोन से बने हुए औजार अपन को बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम कारीगर मानव कौन था? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था होमो हेबिल्स। होमो हेबिल्स वह पहली प्रजाति या पहला मानव था जो किस किस नाम से जाना गया? प्रथम कारीगर मानव के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? कि इसी प्रजाति ने, इसी होमो हेबिल्स ने क्या किया? पत्थर से पहली बार उपकरण बनाने की कोशिश की। और उसने क्या किया? देखो, उससे प्रारंभ में उपकरण अच्छे बने नहीं, बेडौल तरीके के थे, सुंदर नहीं थे। कहने का मतलब, क्योंकि अपन जो पहला प्रयास करते हैं वो अक्सर इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, उन चीजों से सीखते हैं और क्या करते हैं, आगे चलते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति भी यही है। आप भी अब पहली बार एग्जाम दोगे, आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करोगे, तो आपको कई बार क्या देखने को मिलेगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाओगे कई बार। हाँ, आपका भाग्य और विधाता ने आपका साथ दिया, ईश्वर ने आपका साथ दिया, तो आप मेरी कामना यही रहेगी कि अक्सर जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे बढ़िया तैयारी करके, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अपनी थोड़ी बहुत भी कमी होने के कारण क्या रह जाती है, अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हैं। तो पहला प्रकार का जो मानव था होमो हेबिल्स, इसने क्या किया? फर्स्ट अटेम्प्ट किया किसका? पाषाण के औजार बनाने का। तो उसने क्या किया? पत्थर को केवल तोड़ा, उसको दोनों साइडों से तोड़ने की कोशिश की, तो उससे कुछ कोर वगैरह वगैरह निकल कर सामने आई। उसी कोर का इस्तेमाल क्या कर लिया उसने? शिकार करने में, कंदमूल खोदने में, पेड़ों की छाल तोड़ने में, पत्तियां काटने में, अगर वगैरह विभिन्न प्रकार के काम करना प्रारंभ किया। तो प्रथम कारीगर मानव कौन? आपका होमो हेबिल्स। ठीक है, अब जो इस समय का मानव था यानी मनुष्य, मनुष्य कैसा था? मनुष्य इस समय का बर्बर। बर्बर का मतलब ऐसे नहीं कि अभी तो अपन क्या है कि सभ्य इंसान है, अपन जीवों के प्रति दया भाव सब रखते हैं। इस समय का मानव किसी प्रकार की जीव दया नहीं थी उसके सामने, क्योंकि उसको पता था कि अगर आज अपन जीवन में ये किसी जानवर को नहीं मारेंगे तो खाएंगे क्या। तो ऐसे में इस समय का मानव, देखो मैं ये मानता हूं कि स्टोन एज से ज्यादा बर्बर तो अभी का मानव हो रखा है। कैसे? कि वो ना तो जानवर को छोड़ रहा है, ना कोई मनुष्य को छोड़ रहा है। तो इस समय का मानव तो मेरे को और भी खतरनाक नजर आता है। ठीक है, अपन पढ़ते तो प्राचीन भारत का इतिहास है, इतिहास में पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो बर्बर रहा करते थे, जंगली जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, करते थे, जंगली जीवन व्यतीत करते थे, बर्बर थे, लेकिन अपने से ज्यादा इस समय थे कि मनुष्य से ज्यादा बर्बर कोई नहीं था। क्योंकि उस समय के मनुष्य को केवल अपने जीवन के लिए क्या करना पड़ता था? केवल शिकार करना पड़ता था। लेकिन इस समय का मानव अपने स्वार्थों के लिए, अपने जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? विभिन्न प्रकार के शिकार के साथ साथ मनुष्य तक का भी शिकार करना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखिए, इस समय का मनुष्य बर्बर व खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब समझते हो? बर्बर का मतलब सभ्य नहीं था, जानवरों को मारता था, कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनता था, ऐसे ही घूमता था वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन खानाबदोश का मतलब जानते हो क्या होता है? खानाबदोश का मतलब होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता रहता था, उसका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। क्योंकि इस समय के मनुष्य को घर बनाना नहीं जानता था, वो केवल गुफाओं में, कंदराओं में,
पेड़ों के ऊपर, जहां पर भी उसको अच्छी जगह मिल जाए, सुरक्षित जहां पर वो रह सके, ऐसी जगहों पर निवास करता था। नदियों के किनारे, गुफाओं में वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान में बड़ी मात्रा में चंबल, उसके आसपास के क्षेत्रों में कोटा और आलनिया नदी घाटियों के आसपास में क्या मिले हैं, बड़ी मात्रा में पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, लेकिन भारत में अब तक देखे गए शैल चित्रों के सबसे बड़े प्रमाण भीमबेटका मध्य प्रदेश से नजर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जीवन कैसा था इसका, खानाबदोश था। आज यहां पर तो कल कहीं और। ठीक है, तो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। तो मनुष्य कैसा था, बर्बर और खानाबदोश था। ठीक है, इस समय का मानव उपभोक्ता मात्र था। यानी क्या था, केवल उपभोक्ता था इस समय का मानव। खाना जानता था, उत्पादन करना नहीं जानता था। तो इस समय का मानव केवल उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिटेल से, जब पूछेगा तो पूरा पाषाणकालीन मनुष्य उपभोक्ता मात्र था या उत्पादक मात्र था, तो कैसे भी करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो वो उपभोक्ता केवल खाना जानता था, अपने पेट भरना जानता था, वो उत्पादन करना नहीं जानता था। वर्तमान में क्या है, मनुष्य उत्पादन करना भी जानता है और खाना भी जानता है। तो देखिए, इस समय का मनुष्य उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं पूरा पाषाण काल की। इस काल को अपन ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इस समय का मानव मनुष्य प्रजाति, निग्रोटो प्रजाति का था। इस समय के मनुष्य ने पत्थर पाषाण के औजार बनाना प्रारंभ किया। प्रथम, इससे पता चलता है कि प्रथम कारीगर मानव कौन था, होमो हेबिल्स था। मनुष्य, इस समय का मनुष्य कैसा था, बर्बर जीवन व्यतीत करता था, कंद मूल फल जानवरों को मारकर खाता था और खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। यानी आज यहां पर कल कहीं दूसरी जगह। और इस समय का मानव का एकमात्र चीज ये थी कि वो उपभोक्ता था, खाना जानता था, उत्पादन करना बिल्कुल भी नहीं जानता था। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, उत्पादक नहीं था। ये देखो कुछ खास विशेषताएं हैं। अब देखिए, हाँ एक चीज और ध्यान रखना आप, इस समय का मनुष्य क्या करता था, खाने में किस चीज का इस्तेमाल करता था, तो किस चीज का उपभोक्ता था वो, तो पूर्णतः शिकार, कंद मूल और फल, इनको खाता था। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। उपभोक्ता किस चीज का था, वह पूर्णतः शिकार, कंद मूल फल और इन चीजों का उपभोक्ता था। कहने का मतलब वो किसी प्रकार की कोई फसल उत्पादन नहीं करता था, केवल और केवल शिकार करता था, कंद मूल खाता था। जब शिकार नहीं हो पाता था उससे, तो उस स्थिति में वो क्या करता था, कंद मूल फल खाता था। अब इन्हीं के लिए, शिकार करने के लिए, कंद मूल खो देने के लिए उसने क्या किया, पत्थर के औजारों का निर्माण करना प्रारंभ किया। अब अपन जब पूरा पाषाण काल के 3 कालों को डिवीजन करके पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे अपन ने कि किस किस काल में किस किस प्रकार के औजारों का निर्माण किया। तो इस प्रकार देखिए, ये तो थी अपने राजस्थान में पूरा पाषाण कालीन विशेषताएं हैं। अब पढ़ेंगे अपन एक एक करके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, खम्मा गढ़।